की नहीं हुई घोषणा। वीरवार को शुरू होने जा रही है नामांकन भरने की प्रक्रिया। उम्मीदवार घोषित ना होने से चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। सियासत में फिर से सक्रिय होंगे विक्रम मल्होत्रा। भारतीय जनता पार्टी का थाम सकते हैं दामन। कांग्रेस से किनारा कर अपनी पार्टी में हुए थे शामिल। अपनी पार्टी से भी कुछ समय पहले जुदा की थी राहें। बनिहाल गूल विधानसभा सीट पर होगा रोचक मुकाबला। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हो सकती है टक्कर। परिसीमन की प्रक्रिया में बनिहाल के साथ मिला था गूल। अपने महकमों के लिए संसाधन नहीं जुटा पा रही सरकार। निजी परिसर में चल रहा डोडा का एआरटीओ कार्यालय कई सालों से भरा जा रहा है। एआरटीओ कार्यालय का किराया सरकार के पास नहीं है। अपनी जमीन और फंड्स की कमी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राजौरी के दौरे पर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजौरी की कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर रणधीर सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। इसी में बड़े नेता जो है प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो उनके साथ आज सांसद जुगल किशोर शर्मा भी वहां पर पहुंचे हैं और प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है। कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर रणधीर सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए ये राजौरी पहुंचे हैं। और भाजपा की अगर बात की जाए तो बड़े दिग्गज नेता 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। इसी में अब प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है, जिसमें राजौरी की अगर बात की जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राजौरी के दौरे पर हैं। प्रचार करेंगे उम्मीदवार ठाकुर रणधीर सिंह के पक्ष में और इसी में अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, बताइएगा कि क्या कुछ अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि वहां पर प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़े नेता पहुंच रहे हैं राजौरी में। इसी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा भी पहुंचे। और बिल्कुल जहाँ तक इस केंद्र की बात करें, इस असेंबली हल्का की बात करें, जहाँ से एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, मैं आपको सीधा इस स्टेज से रूपाली दिखा रहा हूँ, जहाँ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, जुगल किशोर शर्मा हो या यहाँ के उम्मीदवार ठाकुर रणधीर सिंह इस वक्त आपको यहाँ स्टेज पर नजर आएंगे। इस चीज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये मौका प्रदान किया है कि वो आप लोगों की सेवा करें, अपना दायित्व निभाएं और फिर बतौरे एमएलए जो एक दायित्व बनता है अपने लोगों की सेवा करने का, अपने क्षेत्र का विकास करने का, उसे बखूबी निभाएं। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। जहाँ तक स्टेज के हवाले से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टेज में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, आज के जो उम्मीदवार हैं उनकी बात करें, बड़ी संख्या में लोगों के साथ यहाँ पहुंचे और बहुत जोरों से किया गया और जोरों के साथ इस कार्यक्रम आपको दिखा रहा हूँ। ये वो स्टेज दिखा रहा हूँ जहाँ आपको लोगों की बड़ी संख्या यहाँ पहुंची हुई है। जहाँ सीधा मैं आपको ये दिखाता चीजें सामने आ रही थी, यहाँ के मुकाबले की जहाँ तक बात करें, जहाँ भाजपा को एक मजबूत आवेदन माना जाता है और उनका मुकाबला जहाँ तक कहा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होने जा रहा है। नेशनल तो भाजपा के दरमियान यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। उसको देखते हुए यहाँ स्टार कैंपेनर के तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, केंद्रीय मंत्री को यहाँ भेजा गया हुआ। ये सीधा मैं आपको इस कालाकोट से दिखा रहा हूँ और बड़ी संख्या इस आज के इस प्रोग्राम में पहुंची है, क्योंकि आज कागज सिंह ने अपने फाइल जमा करवानी है। उसको देखते हुए ये स्टार कैंपेनर बिल्कुल जमशीद, इस तरह समर्थन की अगर बात की जाती है तो प्रचार प्रसार में ये दिग्गज नेता जो है वहां पर आए हैं। वहां पर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग वहां पर जमा हुए हैं और भाजपा के समर्थन में कितना ज्यादा उत्साह है लोगों में। कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए देश के जमशीद, आप सुन पा रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि भाजपा की इस रैली की अगर बात की जाए तो भारी संख्या में लोग वहां पर आए हैं, क्या कुछ कहना है, कितना ज्यादा उत्साह उनमें है, क्योंकि समर्थन करने अपने उम्मीदवार का वो सब वहां पहुंचे हैं। बिल्कुल इस बार अगर इसको बिल्कुल अलग समर्पित करने वाली अलग कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इस बार इसको हमारे
जोड़ दिया, निछारा और सुंदरबनी को अलग करके सुंदरबनी के साथ कालाकोट को जोड़ दिया। इससे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। 2014 की बात करें इस कॉन्स्टिट्यूंसी की यहाँ से भी भाजपा जीत कर आई थी और सुंदरबनी की बात करें वहां से भी भाजपा ने जीत कर आई थी। 2014 के बाद 10 साल के बाद दोबारा इलेक्शन और इलेक्शन के अंदर काफी जो जहाँ तक मुद्दों की बात रही, लोगों के मुद्दे खास करके दूर पहाड़ी इलाके के मुद्दे जहाँ तक बात करें रूपाली, यहाँ के बिजली पानी सड़क ये बुनियादी मुद्दे लोगों के रहते हैं, जिनको देखते हुए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं, जहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए भले ही अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन सांबा की तीनों सीटों पर अभी भी संशय बना हुआ है। दूसरे चरण के विधानसभा चुनावों के लिए वीरवार 5 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सांबा की तीनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित क्यों नहीं किए हैं, इससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। भाजपा ने हालांकि इन तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो लगातार सीट की लेकर अगर बात की जाए, टिकट वितरण को लेकर अगर बात की जाए, तो अब ये बाजार जो है गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। और इसी में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो तीनों सीटों पर अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिरकार कौन से वो 3 नाम होंगे जो ये सामने लाएंगे। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन में चुनाव होने वाले हैं, बिगुल बज चुका है, तैयारियां तेज है, प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है और इसी में अभी भी सांबा की 3 सीटों पे कांग्रेस का किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से विधानसभा चुनाव इस समय चरम पर है और लगातार आप कैंपेनिंग देख रहे हैं कि अलग अलग एरियाज में कैंपेनिंग लगातार जारी है और लगातार जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी लिस्टें भी जारी कर रही है उम्मीदवारों की। लेकिन अगर बात करें भाजपा को लेकर तो सांबा से तमाम जो अलग अलग जिला की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन अभी भी संशय कांग्रेस पार्टी को लेकर बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला सांबा के तीनों विधानसभा क्षेत्र रामगढ़, सांबा और विजयपुर को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। ये संशय लगातार बना हुआ है, क्योंकि इसमें मैं ये भी आपको अपडेट करना चाहता हूं कि 5 तारीख को दूसरे चरण के मतदान के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वो 12 तारीख तक रहेगी। आज 3 तारीख हो चुकी है। कल ही एक लिस्ट जो वो कांग्रेस ने जारी की थी उम्मीदवारों की, लेकिन उसमें सांबा जिला के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। तो इस पे हमने कुछ नेताओं से जानने की भी कोशिश की, तो उनकी तरफ से भी कोई क्लियरेंस जो वो नहीं दी गई है। अब देखना ये है कि क्या कुछ इसमें चीजें हैं, क्यों इतना विलंब किया जा रहा है, क्यों इतनी देरी हो रही है कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी करने में। क्योंकि कहीं ना कहीं कैंपेनिंग हम देख रहे हैं कि जो नेता जिनको उम्मीद है कि उनको टिकट मिल सकता है वो लगातार ग्राउंड पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऋषि, इसमें क्या कुछ लगता है लोगों में भी कितना ज्यादा कंफ्यूजन इस चीज को लेकर बना रहेगा, क्योंकि लोगों की अगर बात की जाए उनके लिए प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, पूरा बिगुल बज चुका है और दमखम से सभी पार्टियां जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हैं, लेकिन अभी उम्मीदवार के चेहरे ही सामने नहीं है। बिल्कुल, अब मात्र देखिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होने से अब मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन पहले तक अभी तक लिस्ट ना आना, ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि जो वोटर्स हैं उनको भी अवेयरनेस नहीं होगी कि भाई कांग्रेस का कौन उम्मीदवार है सांबा जिला की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टेस्ट करेगा। इसको लेकर संशय लगातार बना हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी हाईकमान ने क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ सोच विचार करके वो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेगी। हो सकता है कि जिस तरह जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के भी कई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, तो हो सकता है कि उसी के साथ ये घोषणा सांबा जिला के भी प्रत्याशियों की की जाए। हो सकता है कि आज शाम को ये लिस्ट जारी की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं काफी समय कम जो है वो बचा हुआ है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उससे पहले नाम सामने नहीं आना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जो मुझे लग रहा है कि उन उम्मीदवारों के लिए भी बना हुआ है जो लगातार कैंपेनिंग तो कर रहे हैं। बिल्कुल ऋषि, इसी के साथ क्या कुछ लगता है किस रणनीति के साथ कांग्रेस चल रही है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं नॉमिनेशन को और स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला नीति अपनाई जा रही है, या फिर आपसी घमासान है कि आखिरकार उम्मीदवार किसको बनाया जाए? बिल्कुल, जैसे आपने भाजपा की जब लिस्टें जारी की गई तो उसमें आपने देखा कि घमासान जो वो शुरू हुआ, तमाम नेता नाराज नजर आए, तमाम ने विरोध जो वो जताना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी हाईकमान की बात करें तो शायद ये वही चीज जो है वो दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि अगर हम पहले ही लिस्ट जारी कर देते हैं तो ये कहीं घमासान वाली स्थिति ना बन जाए। हो सकता है कि वो मौके पर ये लिस्टें जारी करें। जैसे 5 तारीख को ये प्रक्रिया शुरू होनी है, तो हो सकता है कि आज शाम को या कल सुबह तक ये जो लिस्टें हैं ये कांग्रेस प्रत्याशियों की जिला सांबा की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर नाम सामने लाए जा सकते हैं।
लेकिन जो नाम हम सोचकर चल रहे हैं, क्या वही नामों के ऊपर मोहर लगती है या कुछ और नाम या कुछ नए चेहरे इसमें सामने आते, ये देखना होगा। लेकिन घमासान की स्थिति को भी दिमाग में जरूर चलकर जब वो बिल्कुल ऋषि, लेकिन इसी में टिकट वितरण को लेकर भी ये देखने को मिला कि आपस में पार्टियों में ही नेताओं की लड़ाई हो गई, कई नेता छोड़ के चले गए। क्या कुछ लगता है कांग्रेस को किस चीज का ध्यान रखकर ये लिस्ट जो है वो जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन बचा है और कुछ भी हो सकता है, कोई भी उम्मीदवार सामने आ सकता है, क्योंकि युवा उम्मीदवार के नामों पर भी फोकस किया गया है कि नए चेहरे सामने लाए जाएंगे। एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जिनका लंबा कार्यकाल हो चुका है कहीं ना कहीं उन्हें भी रखना जरूरी है। क्या लगता है किस तरीके की तस्वीर आएगी? देखिए बिल्कुल, ये अब कांग्रेस हाईकमान जो है वो क्या कुछ सोच विचार कर रहा है, क्यों इतना विलंब किया जा रहा है, ये तमाम चीजें उनके जहन में है। उन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखकर, लोगों की उपेक्षाओं को ध्यान में रखकर जो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और युवाओं की बात करने वाला जो प्रत्याशी होगा वो ग्राउंड पर युवाओं की बात जाके करेगा, तमाम असल मुद्दे जो उनको लेकर बात करेगा। लेकिन जिस तरह से हम चेहरे जो देख रहे हैं ग्राउंड पर जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या वही चेहरे हैं या इसके अलावा कोई और नए चेहरे हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अगर इतना विलंब किया जा रहा है, अभी भी संशय लगातार बना हुआ है, तो कुछ ना कुछ बड़ा सोचकर जो वो कांग्रेस पार्टी। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ सांबा की अगर बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस ने तीनों सीटों पर उम्मीदवारों का नाम जो है वो घोषित नहीं किया है, संशय बना हुआ है। अब देखना यह है कि 2 दिन जो है वो नॉमिनेशन प्रक्रिया को बचे हैं तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से किनारा करने वाले विक्रम मल्होत्रा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। विक्रम मल्होत्रा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामा था और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से भी राहें जुदा कर ली थी। वह पिछले कई समय से राजनीतिक गतिविधियों से दूर थे और अब बताया जा रहा है कि अब भाजपा में उन्होंने शामिल होने का मन बना लिया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है जहां पर चुनावों का दौर जारी है और एक और नया चेहरा जो है भाजपा में शामिल हो सकता है, जिन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी और फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से किनारा कर लिया था। इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी बताइएगा, नया चेहरा भाजपा में शामिल होने की बात जो है सामने आ रही है, क्या कुछ लगता है कि इस चेहरे की अगर बात की जाए किस रणनीति के साथ आएंगे, कैसा रहेगा ये चेहरा भाजपा के लिए? विक्रम मल्होत्रा शाम को ज्वाइन कर सकते हैं और उनको ज्वाइन भी जो है तरुण चुग करवाएंगे, जो पार्टी के महामंत्री हैं, यानी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी भी हैं। अगर विक्रम मल्होत्रा की बात की जाए तो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके वालिद अमृत मल्होत्रा जो है वो लंबे समय से गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए थे और बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। विक्रम मल्होत्रा ने भी कांग्रेस की टिकट पर जम्मू ईस्ट से इलेक्शन लड़ा है और काफ़ी कांटेदार टक्कर दी है और अपना वर्चस्व भी वहां बना के रखा हुआ है। जम्मू ईस्ट में इनका काफ़ी रुतबा है अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। हालांकि वो बीच में कांग्रेस को छोड़ करके अपनी पार्टी में गए थे, लेकिन अपनी पार्टी में वो सफोकेटेड महसूस कर रहे थे। जिस तरीके से उनकी आदत है खुलेपन से सियासत करना, वहाँ उनको खुलापन नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये मानी सियासत को ऑलमोस्ट अलविदा ही कह दिया था। करीब कुछ सालों तक अज्ञातवास में रहने के बाद, शांत घर में बैठे रहने के बाद, कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करने के बाद अचानक ही उन्होंने भाजपा का दामन थामने का फैसला लिया है। और मुझे लगता है कि तरुण चुग इस वक्त किश्तवाड़ के दौरे पे हैं और दौरे से आने के तुरंत बाद वो भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटानगर स्थित मुख्यालय में इनकी ज्वाइनिंग। इसी के साथ क्या कुछ लगता है भाजपा में जहां एक तरफ नेता छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नेता अलग अलग चेहरे जो है ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरीके से अब भाजपा की तस्वीर इस वक्त चुनावों का दौर है सामने आएगी? क्योंकि आपसी घमासान, टिकट वितरण को लेकर जो है वो भी घमासान, होड़ मची हुई है, नेता छोड़ रहे हैं और नेता जो है नए चेहरे ज्वाइन कर रहे, कैसा सामने आएगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा रूपाली कि जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी राजनीतिक दल होते हैं, जिस दल की टिकटों को लेकर के लोग लंबे समय से इंतज़ार करते हैं, जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए यहाँ पार्टी को छोड़ देते हैं या फिर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना पर्चा भरते हैं। इसी तरह की जो स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी में भी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में भी अंतरकलह और अंतर्विरोध बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है। अगर हम विक्रम मल्होत्रा की बात करें, अगर ये विक्रम मल्होत्रा ज्वाइन करते हैं और इसमें अच्छे से काम करते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा लाभदायक रहेगा जम्मू ईस्ट के लिए। मल्होत्रा
की अगर बात की जाए तो एक लंबा जो कार्यकाल है वो सियासत में उनका नहीं रहा है, कुछ अपनी पार्टी को छोड़ने के बाद काफी टाइम वो सियासत से दूर रहे हैं, राजनीति से दूर रहे हैं, तो दोबारा से भाजपा में अब ये शामिल होने जा रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके से भाजपा की नींव पे हाथ रखा जाएगा? जहां जहां पर उनकी पकड़ थी वहां पकड़ मजबूत थी, भले ही वो सियासी एक्टिविटीज़ में नहीं जाते थे, लेकिन वो मिलनसार हैं और उनके पास या उनका जो ऑफिस है जिस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे इनका निरंतर विजिट रहता था, इसलिए इनके कॉन्टैक्ट्स टूटे नहीं हैं। उन जो इनके संपर्क हैं, जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, इनका लाभ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ एक नया चेहरा भाजपा में शामिल होने जा रहा है। विक्रम मल्होत्रा की अगर बात की जाए तो पहले कांग्रेस और फिर अपनी पार्टी से किनारा कर लिया और कुछ समय सियासत राजनीति से दूर रहे, और अब आज शाम जो है भारतीय जनता पार्टी में विक्रम मल्होत्रा शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। परिसीमन के बाद बनी बनिहाल गूल विधानसभा सीट पर इस बार चुनावों में रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। परिसीमन में गूल को बनिहाल के साथ मिलाया गया है और इस सीट पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां जो है पूरे प्रदेश में यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात की जाए तो देखने को मिल रही है, और इसी में इस वक्त रोचक मुकाबला ये कहा जा रहा है कि गूल में बनिहाल में देखने को मिलेगा, जहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांटेदार टक्कर हो सकती है। इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, बताइएगा, कुछ ही दिन शेष बचे हैं विधानसभा चुनावों के मतदानों की प्रक्रिया के लिए, और इसी में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कांटे की टक्कर की बात सामने आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी माहौल, अगर रामबन जिला की बात करें तो यहाँ पर बनिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एक कांटेदार टक्कर जो है वो देखी जा सकती है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ से जो है कई जो प्रोमिनेंट जिस तरह से कई बीडीसीज है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए अपने वर्करान के आगे, तो वहीं पे पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के अंदर भी जो है इस तरह के बीडीसीज साबिका जो है उनका ज्वाइन होना और ग्राउंड पे जिस तरह से गहमा गहमी देखने को मिलती है या जो जराये से भी खबर मौसूल होती है, उसमें कहीं ना कहीं पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो है काफी ज्यादा मजबूत ग्राउंड में है और एक कड़ी टक्कर जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो है वो देखी जा सकती है। और मैं आपको साथ ही एक बड़ी दिलचस्प बात बताने की कोशिश करूंगा कि बनिहाल के अंदर जो 2014 में जिन तीन पार्टीज के कैंडिडेट्स के बीच में जो टक्कर थी और उनमें तकरीबन जो विनिंग मार्जिन वाला था 17,000 था और जो दूसरे नंबर पे वो तकरीबन 13,500 वोट मार्जिन जो है वो जो एक्स ब्यूरोक्रेट है जम्मू कश्मीर के बीए रुनियाल जो है उनको तकरीबन 13,500 से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं पे जो खबर आ रही है कि कल जो 4 तारीख है उसमें बीए रुनियाल जो है जिन्हें 14,000 के करीब वोट लिए थे 2014 में, तो वो कहीं ना कहीं पे पीडीपी को जो है कल की डेट में समर्थन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है ये बातें साफ हो गई है कि वो पीडीपी में जो है जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो जराये से हमें खबर है कि वो पीडीपी लीडर इम्तियाज अहमद शान जो कि ग्राउंड पे जो है अच्छी मजबूती जो है वो दिखाते हैं। तो कल बिल्कुल आरिफ, इसी के साथ पार्टियों में कांटे की टक्कर है, लेकिन लोगों का किस तरीके का समर्थन इन पार्टीज को मिल रहा है? लोग किन मुद्दे को लेकर इन पार्टियों पे उम्मीद जताए बैठे हैं? देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से पीडीपी कैंडिडेट इम्तियाज अहमद शान का मानना है कि ग्राउंड पे जो है इंसाफ बरतने की जरूरत है। उनका मानना है कि पिछले कई सालों से जो मैदान में रहे तो आउटपुट जो है यूथ का क्या कुछ रहा रामबन जिला के अंदर, और उनका ये मानना है कि अगर उनको जो है लोग इक़्तिदार में लाते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि वो सैलरी का कोई भी पैसा जीतने के बाद भी जो है अपने घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम उस एतबार से भी बात करें सर्वे या आप भी इस चीज पर जो है वर्कआउट कर सकते हैं कि अगर 4 कैंडिडेट्स जो बनिहाल के अंदर है उनमें अगर माली हालत में जब नॉमिनेशन फाइल भरा गया तो उसमें ये कैंडिडेट भी है उस एतबार से पीडीपी का जो है बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड भी है। और इसीलिए जो है इन चीजों को देखकर जिस तरह से समर्थन है या कई लोगों का मानना है कि गरीब लोगों को जो है चुनाव में आने से पहले भी कई साल जो है नाउम्मीद भी जो है वो नहीं देखने को मिले। अगर किसी को मदद के एतबार से जो है कहीं पे जरूरत पड़ी है तो वो एक तस्वीर जो है आज सामने आ रही है कि पीडीपी के
इस नुमाइंदे के साथ जो है यूथ, बुजुर्ग, महिलाएं जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है कहीं न कहीं पे उसके ऊपर भी जो है लोगों का मानना है कि वो भी एक अच्छा नुमाइंदा जो है एक नरम रवैया और इखलाकी तौर पे है। तो कहीं न कहीं पे इन चीजों को देखकर यहाँ पर ये लगता है कि आने वाले समय में जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो है कड़ी टक्कर जो है वो देखने को, चूंकि जो 40 से 35 हजार वो जो गूल पहले बनियाल कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग था, वो भी जब डिलिमिटेशन के बाद बनियाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला तो इसमें ये चुनावी टक्कर। और अगर कल की डेट में जिस तरह से बीए रुडियाल जो जिनने 14,000 वोट दिए, अगर वो भी पीडीपी के साथ समर्थन में आते हैं तो कहीं ना कहीं पे पीडीपी का नुमाइंदा जो है वो मजबूत हो सकता है। और कहीं इसी एतबार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में जो है कड़ी टक्कर जो है। चलिए आरिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर रामबन बनिहाल की बात की जाए तो बनिहाल गूल विधानसभा सीट बनने के बाद डिलिमिटेशन की बात की जाए तो उसके बाद अब यहाँ पर मुकाबला जो है कांटे का टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ये टक्कर देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि किस तरीके से चुनावी मैदान में ये उतरकर तस्वीर सामने आती है। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। सरकार अपने सभी महकमों के लिए तमाम संसाधन जुटाने के लिए भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन डोडा में इन दावों की पोल खुल रही है। डोडा का एआरटीओ कार्यालय पिछले कई सालों से एक निजी परिसर में चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास ना तो जमीन की कमी है और ना ही फंड्स की, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखने को मिला कि एआरटीओ कार्यालय के निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। खास बात यह है कि यह कार्यालय पहले किसी अन्य निजी परिसर में चलाया जा रहा था और अभी से वहां से शिफ्ट कर लिया गया है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। विकास, बताइएगा, जहां प्रशासन लोगों के लिए बड़े बड़े दावा करती है, वहीं सरकार के अपने ही दफ्तर अभी तक नहीं बन पाए हैं, अपने ही लिए जमीन नहीं मिल पाई है। ये डोडा का एआरटीओ ऑफिस है जो पहले तोदवर रोड पर हुआ करता था, लेकिन वहां से जगह ना होने के कारण शिफ्ट कर पिछले 2-3 सालों से इसको देसा रोड पे रखा गया है। ऐसे में लगातार यहाँ के लोग भी काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि कम से कम एक दफ्तर बना दिया जाए, क्योंकि बाकी सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग अपने ही दफ्तर हैं। ऐसे में प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में ये जहाँ पर दफ्तर खोला गया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया अभी तक। तो क्या कुछ लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, जहां पर प्राइवेट बिल्डिंग खरीद के ये एआरटीओ का कार्यालय चलाया जा रहा है, किस तरीके से वहां काम हो रहा है? क्योंकि सरकारी दफ्तर है नहीं और अपनी सरकार की जमीनों को लेकर अगर बात की जा रही है तो फंड्स भी सरकार देती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई ऐसी जमीन पर ये बिल्डिंग नहीं बनाई गई जो सरकार अपने नाम कह सके कि एआरटीओ कार्यालय सरकारी है। देखिए, लाखों के चालान होते हैं या फिर हजारों का पैसा जो है यहाँ से एआरटीओ ऑफिस से टैक्स से काटा जाता है। तो सोचिए, अगर इतना पैसा ये डिपार्टमेंट जो है कलेक्ट करता है तो इसी डिपार्टमेंट के लिए कोई भी दफ्तर नहीं दिया गया है। तो ऐसे में लगातार चाहे फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो, वहां पर तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको अपना दफ्तर दे दिया गया है, लेकिन यहाँ डोडा के अंदर इस तरह के ये मामले काफी सारे हैं, क्योंकि ऐसे में हाई लेवल का रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि जिस जगह पर ये दफ्तर खोला गया है रात के समय में चोरी भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट के साथ। बिल्कुल विकास, किसी अधिकारी से आपने बात की, प्रशासन के किसी व्यक्ति से आपने बात की, क्या कुछ कहना है उनका इस पर? देखिए, जो एआरटीओ डोडा है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये लंबे समय से इसी तरह से चल रहा है और इसके लिए हमने कई जगहों पर इसके लिए जमीन भी देख ली थी, लेकिन उसके बाद कई जगहों पर ऑब्जेक्शन आने के बाद मतलब बहानेबाजी और इस तरह की ड्रामेबाजी देखने को मिलती है, और जहां पर इनकी अपनी कई सारी बिल्डिंगें डिफंक्ट पड़ी हुई है वहां पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में डीसी ऑफिस के अंदर भी जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो भी डिफंक्ट पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल तैयार होना चाहिए था, जहां पर जितने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस हैं वो वहां अंदर खुलने चाहिए ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो, एक जगह पर लोग जो है अपना काम भी निकाल सकें। लेकिन ऐसे में डोडा के अलग अलग जगहों पर जहां पर भी देखेंगे प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंगें रखी हुई हैं जहां पर रेंट पेड कर रही है गवर्नमेंट, और लगातार इस तरह के मामले जो है डोडा में देखने को। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा के एआरटीओ कार्यालय की अगर बात की जाए, जहां पर सरकार लोगों के लिए जमीन, लोगों के लिए शासन प्रशासन अलग अलग स्कीम्स लाता है और प्रोजेक्ट्स लाता है, इसी में एक बड़ी कहीं ना कहीं कमी ये देखने को मिली कि सरकार के पास खुद के लिए ही जमीन नहीं है कि एआरटीओ कार्यालय डोडा में खोला जा सके। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।